हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए NCERT पॉलिटी क्लास 8th के MCQ। देखिए, इसी क्रम में हमारा यहाँ पर आज चैप्टर नंबर 4 है। आज यहाँ पर हम कानूनों की समझ चैप्टर से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है आपका, हमारे राष्ट्रवादी स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल को रोकने के लिए कानून के शासन की स्थापना के लिए एकमत थे। भारतीय संविधान में कानून के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पूछा गया है कौन सा कथन आपका जो है सत्य है। पहला है, हमारे संविधान में कानून के शासन वाले प्रावधान को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सेकंड, कानून के शासन का अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। थर्ड है आपका, हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। देखिए, अगर हम बात करें, आप सभी को पता होगा कि हमारे जो राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान ही हमारे राष्ट्रवादियों ने कि एक भारत का निर्माण हमें कैसे करना है, भारत के निर्माण के दौरान हम संविधान में कौन कौन से प्रावधानों को निहित करेंगे ताकि हमारी जनता जो है एक लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर रहकर अपनी गतिविधियां संचालित कर पाए और एक लोकतंत्र का अनुभव भी कर पाए। तो उन्होंने ऐसे प्रावधानों को यहाँ पर रखा जिससे कि ये लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पर जो सत्ता, जैसे कि ब्रिटिश काल में आपने देखा होगा, औपनिवेशिक काल में आपने देखा होगा कि अंग्रेजों ने किस तरह से अपनी मनमानी चलाई, तो उनके माइंड में ये बातें भी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि नया नया देश बने, कोई एक पार्टी बेसिस आके बैठ जाए और मनमाने ढंग से अपना शासन चलाने लगे। तो इन सबको रोकने के लिए उन्होंने इस तरह के प्रावधान रखे ताकि ये गतिविधियां आने वाले भविष्य में भी भारत के संविधान में ये सब चीज़ें ना हो पाएं, क्योंकि संविधान ही उन्होंने इस तरह से लिखा है कि ये सब चीज़ें यहाँ होना पॉसिबल नहीं है। तो हमारे संविधान में जो कानून के शासन का यानी विधि के शासन का जो प्रावधान था वो अमेरिका के संविधान से नहीं लिया गया बल्कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, यानी जिसे हम कह सकते हैं यूके के संविधान से लिया। यानी ये विचार हमने जो है अमेरिका से नहीं लिया है बल्कि हमने कहाँ से लिया है, यानी हमने अंग्रेजों से लिया है, यानी ब्रिटेन से लिया है। तो पहला वाला कथन तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। बात करें कानून के शासन का अर्थ। देखिए, कानून के शासन का अर्थ ये होता है कि सभी कानून जो है वो देश के सभी नागरिकों पर एक समान रूप से लागू होंगे। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे आप किसी भी पद पर ही क्यों ना हो, चाहे आप अमीर हो गरीब हो, कोई कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना आसीन हो, लेकिन आप एक संवैधानिक दायरे में रहकर ही यहाँ पर काम कर सकते हैं। आप संवैधानिक दायरों को अगर आप काम करेंगे तो जो भी आपको कानून में यहाँ दंड लिखा हुआ है वो आप उसको भुगतना पड़ेगा आपको, यानी आप उससे बच नहीं सकते हैं। आप ये कहें कि हम देश के सबसे बड़े शक्तिशाली नेता हैं या शक्तिशाली हम यहाँ पर बिजनेसमैन हैं, हम बच जाएंगे, नहीं, आप नहीं बच सकते हैं। तो यहाँ पर कानून के शासन का अर्थ यही है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। सेकंड है, हमारा कानून धर्म और जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है। जैसा कि आपने मौलिक अधिकारों में इस चीज़ के बारे में पढ़ा है और मौलिक अधिकारों में आपको अच्छे से पता है, यानी कि हमारे यहाँ आर्टिकल 14 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि विधि के समक्ष समानता, कानून के सामने सब समान है, चाहे किसी का धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी हो, लिंग कोई भी हो, किसी भी पंथ से आता हो, किसी भी नस्ल से आता हो, इससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है, यानी इनके बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका सेकंड और थर्ड कथन सही है, तो आंसर है बी, केवल 2 और 3। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, प्राचीन भारत में कानून व्यवस्था और उसकी विभिन्न समाजों में प्रासंगिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका असत्य है। पहला है, प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे। सेकंड, विभिन्न समुदाय इन कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए आज़ाद थे। थर्ड है आपका, प्राचीन भारत के कानूनों में सभी व्यक्तियों को अपराध के लिए समान सजा का प्रावधान था। चौथा है आपका, प्राचीन भारत के कानून विभेदमूलक सामाजिक कुरीतियों से प्रभावित थे। पांचवा, औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून पर आधारित व्यवस्था परिपक्व होती गई और भेदभाव आधारित सजा का चलन बढ़ने लगा। बात करें हम प्राचीन भारत की उठाकर, देखिए आपने ये बात तो आप जानते होंगे कि हमारे देश में जो एकीकरण हुआ है पूरे देश का, वो एकीकरण हुआ है कब? जब हमारा देश आज़ाद हो गया है और हमारे यहाँ 572 रियासतें और रह गई थी, तो उनके एकीकरण की जिम्मेदारी किस पर थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल पर थी। यानी आप लोग ये जानते हैं कि आज हमारे यहाँ एक सशक्त संघ है और सशक्त संघ में यहाँ पर राज्य जुड़े हुए हैं। किसी भी राज्य को यहाँ पर उस केंद्र से यानी संघ से अलग होने की बिल्कुल भी मनाही है। आज़ाद होने केंद्र से अलग होने की आज़ादी बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये तो पता ही है कि 572 रियासतें ये तब रियासतें रह गई थी जब अंग्रेजों ने आधी से ज़्यादा रियासतों का पहले ही विलय कर लिया था, अपने साम्राज्य में पहले से विलय कर चुके थे।
तो आप अगर एक इमेजिन करें, यानी कि एक कल्पना करें, आप ये सोचें ये 572 तो ये रियासतें वो रियासतें हैं जिनका विलय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। इन रियासतों में छोटे छोटे राजा, बड़े बड़े राजा अपना शासन चलाते थे अपने अधिकार क्षेत्र में। तो इन अधिकार क्षेत्रों में क्या था, इनके बनाए हुए कानून ही चलते थे। इनके ऊपर कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी तो थी नहीं कि केंद्रीय संस्था हो उसके कानून बनाए हुए कानूनों का ही पालन करेंगे, नहीं। यहाँ पर जो राजा कह देता था वही प्रजा मानती थी, और वही जो थी उनके साम्राज्य में वही चीज़ें चलती थी। तो ऐसे करके हम यहाँ पर देखेंगे प्राचीन भारत में आपको असंख्य स्थानीय कानून देखने को मिलते थे। सेकंड है, विभिन्न समुदाय इन कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए आजाद थे। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी तो है नहीं, यानी कोई केंद्रीय संस्था तो है नहीं जो इन पर अंकुश लगाए या इन पर इनके मनमाने ढंग से इन पर रोक लगा पाए। सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से कानून बनाए हैं, उनमें अपने हिसाब से जो प्रावधान किए हैं। हर अपराध के लिए अलग सजा है हर स्टेट में। तो यहाँ पर स्टेट से मतलब रियासतों में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विभिन्न समुदायों ने इन कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए आज़ाद थे। तो सेकंड वाला कथन भी यहाँ पर सही है। थर्ड कथन है आपका, प्राचीन भारत के कानूनों में सभी व्यक्तियों को अपराध के लिए समान सजा का प्रावधान था। देखिए, हमें आप सब लोगों को ये तो पता ही होगा, प्राचीन भारत के समाजों में वर्ण व्यवस्था, यानी वर्ण व्यवस्था के साथ साथ जाति प्रथा का बोलबाला था। तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है, अगर मान लीजिए कोई निचली जाति का व्यक्ति है और वो सामान्य से अपराध भी कर देता है तो उसे कठोर से कठोर सजा दी जाती थी। वहीं एक अगड़ी जाति का व्यक्ति है, यानी अपर कास्ट का व्यक्ति है, और वो कोई कठोर से कठोर, यानी कोई घृणित भी अपराध कर देता है, कोई बहुत ही ज़्यादा घृणित अपराध कर देता है, फिर भी वो सजा से बच जाता था। तो हमें यहाँ पर देखने को ये मिलता है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सभी व्यक्तियों को अपराध के लिए समान सजा नहीं मिलती थी, जैसा कि आज मिलता है। आज मान लीजिए कोई एक क्राइम कर दो आप, जैसे कोई भी क्राइम हो, किसी भी धारा के तहत कोई क्राइम हो, उस धारा में जो बात लिखी होगी, जितनी सजा लिखी होगी, आपको उतनी सजा दी जाएगी। आपकी जाति देख के सजा नहीं दी जाएगी, आप अपर कास्ट के लोअर कास्ट के, नहीं, आपका क्राइम देख के सजा दी जाएगी आपको कि आपने कौन सा जघन्य अपराध किया है। प्राचीन भारत में ऐसा नहीं था। प्राचीन भारत में ये था, वहां पर व्यक्ति देख के सजा का तय की जाती थी कि भाई व्यक्ति कौन है, किस घर से आ रहा है, किस जाति का है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तमाम जो रसूख वाले व्यक्ति होते थे वो सजा से बच जाते थे, और निचली जातियों वालों को यहाँ पर दोहरा दंड यहाँ पे भुगतना पड़ता था। तो यहाँ पर थर्ड कथन कहना गलत हो जाएगा कि प्राचीन भारत में कानूनों में सभी व्यक्तियों को अपराध के लिए समान सजा का प्रावधान था। जी नहीं, यहाँ पर जाति देखकर, व्यक्ति देख के सजा दी जाती थी। तो ये कहना यहाँ पर गलत हो जाएगा। चौथा है, प्राचीन भारत के कानून विभेद मूलक सामाजिक कुरीतियों से प्रभावित थे। ये हकीकत बात है। प्राचीन भारत के जो कानून थे वो अधिकांश समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जैसे दंश से प्रभावित थे, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो व्यक्ति थे, जो न्याय करने वाले व्यक्ति भी थे, वो भी इस तरह की चीज़ों से यहाँ पर कहीं ना कहीं घिरे हुए थे, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं सजा में भी यहाँ पर अंतर देखने को आपको मिलता है कि निचली जातियों वालों को यहाँ पर ज़्यादा दंडित किया जा रहा है, अगली जातियाँ वाली हैं वो बच जा रहे हैं। तो ये सब एक यहाँ पर इन्हीं सब चीज़ों का नतीजा है। इन्हीं सब चीज़ों के नतीजा है कि इनके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो गई थी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति निचली जाति से आ रहा है तो वो अपराधी ही होगा। तो हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें विभेद मूलक सामाजिक कुरीतियों से ये प्रभावित थे। पांचवा है आपका, औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून पर आधारित व्यवस्था परिपक्व होती गई और भेदभाव आधारित सजा का चलन बढ़ने लगा। देखिए, हमारे यहाँ आधुनिक जुडिशरी जो आप बोलते हैं, आधुनिक न्याय प्रणाली की नींव डालने वाले ये ब्रिटिश करता ही है, यानी औपनिवेशिक शासन करता ही है, जिन्होंने हमारे देश में, और जो कह सकते हैं एक प्रॉपर जुडिशरी की यहाँ पर एक नींव डाली है। तो इसके तहत क्या हुआ है कि तमाम जो कानून है उनको लिखित रूप में समाहित किया गया है, उनको लिखित रूप में, सुसंगठित रूप में, लिखितबद्ध रूप में यहाँ पर एक रूप में यहाँ पर नोट किया गया है और उसके अकॉर्डिंग सजा दी गई है। और यहाँ पर एक चीज़ और हुई है, यानी औपनिवेशिक शासन के दौरान जो जुडिशरी है उसने पहले के समय में जो जाति आधारित सजा दी जाती थी कि अगड़ी जाति वाला व्यक्ति है वो बच जा रहा है सजा से, निचली जाति वाला व्यक्ति छोटे अपराध के लिए भी, यानी छोटे अपराध के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सजा मिल रही है, यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। अंग्रेज जो आए हैं, अंग्रेजों ने अपने जुडिशरी सिस्टम में सभी को एक समान सजा का प्रावधान रखा है, यानी कि भारतीयों के मध्य इन्होंने जाति आधारित भेदभाव नहीं किए हैं। इनके आने से ये हुआ कि भेदभाव आधारित जो सजा थी इसका चलन बढ़ा नहीं है बल्कि कम होने लगा है। तो पांचवा कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है सजा का चलन बढ़ने लगा, नहीं, ये कम हुआ है। तो यहाँ पर तीसरा और पांचवा कथन गलत है, तो यहाँ आंसर है सी। अब देखिए, कुछ लोगों के माइंड में ये आएगा कि सर यहाँ पर आप कह रहे हैं अंग्रेज भेदभाव नहीं करते थे। देखिए, अंग्रेज भेदभाव करते थे, अंग्रेज बिल्कुल भेदभाव करते थे। अंग्रेज भेदभाव ऐसे करते थे जैसे कोई ब्रिटिश
ब्रिटिश व्यक्ति है यानी कि उनके देश का कोई व्यक्ति है और कोई अपराध कर देता है तो उसे वो छोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पे चूंकि बात हो रही है भारतीयों की, भारतीयों में जो जाति आधारित व्यवस्था थी उसके अकॉर्डिंग भारतीयों के मध्य ये कानून जब भी न्याय करते थे तो भारतीयों के मध्य ये जाति नहीं देखते थे। जबकि अगर ये कोई व्यक्ति ब्रिटिश है, कोई भारतीय है और उसके मध्य में ये पक्षपात करते थे, पार्शियलिटी करते थे, यानी ब्रिटिश व्यक्तियों को बहुत कम सजा देते थे। लेकिन चूंकि यहाँ पे जाति आधारित व्यवस्था की बात हो रही है तो जाति आधारित व्यवस्था में इन लोगों ने जाति नहीं देखी है, लेकिन हाँ अपना देश जरूर देखा है। वो अगर इनके देश का नागरिक होता था तो उसके साथ ये बिल्कुल भेदभाव करते थे, अपने देश के नागरिक को ये बचाने का प्रयास करते थे। ये बात हकीकत है, ठीक है। क्योंकि मुझे मालूम है कि आप में से कोई कमेंट में सोचेगा कि सर यहाँ पर आप ऐसा कह रहे हैं और किताब में भी ऐसा लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पर जाति के हिसाब से लिखा हुआ है, यहाँ पर देश के अकॉर्डिंग नहीं लिखा हुआ है कि देश का नागरिक है तो क्या है, ठीक है। ये मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर सी वाला कथन गलत है, सॉरी यहाँ पर सी वाला कथन सही है, यहाँ पर केवल 3 और 5 कथन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आज आपका, हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी, लेकिन उनके बनाए अधिकांश कानून मनमानेपन पर आधारित थे। औपनिवेशिक शासन में बने बीभत्स कानून रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला है, इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी। सेकंड, इसे बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील वाला कानून यानी वाला काला कानून भी कहा जाता था। थर्ड है आपका, भारतीय विरोध के बावजूद 10 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट लागू कर दिया गया। चौथा है, पंजाब के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। पांचवा है, जनरल डायर ने बाग का रास्ता बंद करवाकर बिना चेतावनी के निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। देखिए आप सभी को पता है अंग्रेज ऐसा है, यहाँ पर आपने ये तो अभी पढ़ा सेकंड क्वेश्चन में कि आधुनिक जुडिशरी की नींव रखने वाले अंग्रेज थे। लेकिन मैंने जैसा कि वहाँ पर क्लियर भी कर दिया, अंग्रेजों ने अपने द्वारा किए हुए कारनामों के लिए कभी सजा नहीं दी, यानी अपने द्वारा जो भी जितने भी इन्होंने घटित कृत्य किए हैं उसके लिए इन्होंने अपने किसी अधिकारी को सजा नहीं दी है। केवल भारतीयों के मध्य जो जाति आधारित व्यवस्था थी उसके मध्य उन्होंने खाई पाटने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अपने द्वारा जो किए जा रहे कोई काम है उनके लिए अपने आप को कभी सजा नहीं दी है। तो ऐसा ही इनके द्वारा बनाया हुआ कानून था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में आप लोग जानते होंगे कि इस कानून के जरिए जो ब्रिटिश सरकार थी किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर या फिर अपनी मनमर्जी से उसे कारावास में डाल सकती थी। और जो भी संबंधित व्यक्ति है वो व्यक्ति ना तो अपील कर सकता है अदालत में, ना ही अपनी दलील दे सकता है कि भाई हम इसमें इन्वॉल्व थे या नहीं थे, और ना ही अपना कोई वकील कर सकता है कि भाई बचाव में अपने अभियोजन पक्ष में कुछ रखना हो, अपनी सफाई में कुछ कहना हो, वो वकील भी नहीं रख सकता है। तो इस कानून को जो है काला कानून की संज्ञा दी गई थी और लगभग पूरे देश में इसका विरोध हो रहा था। गांधी जी सहित जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे वो सभी इसका विरोध कर रहे थे। तो सेकंड वाला कथन सही है। थर्ड है आपका, भारतीय विरोध के बावजूद 10 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट लागू कर दिया गया। देखिए भारतीय विरोध के बावजूद ये कानून जो है 10 मार्च को लागू किया गया था, ना कि 10 अप्रैल को। 10 मार्च को ये कानून लागू कर दिया गया, तो थर्ड वाला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पंजाब के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। सबसे ज्यादा इस कानून का जो विरोध हुआ था पंजाब में हुआ था, और पंजाब में विरोध की अगुवाई करने वाले यहाँ पर 2 व्यक्ति थे। डॉक्टर सत्यपाल का नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर सत्यपाल थे, और सैफुद्दीन किचलू थे। यानी डॉक्टर सत्यपाल और यहाँ पर एक व्यक्ति और हैं जिनका नाम है सैफुद्दीन किचलू। तो ये जो प्रमुख नेता थे वहाँ के, तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो अपने प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में लोग जो थे, यानी कि यहाँ पर बैसाखी वाले दिन ये लोग जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। तो इसी समय यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल डायर जो है एंटर कर गए हैं अपनी आर्मी लेकर, और जनरल डायर ने क्या है सारे गेट जो है बंद करवा दिए, सारे गेटों पर अपने आर्मी वाले जवान तैनात करवा दिए हैं, और यहाँ पर अंधाधुंध गोली चलवाने का यहाँ पर आदेश दे दिया है। तो इसके बाद तो आपको पता ही है यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मारे गए हैं। तो यहाँ पर 5वां वाला कथन यहाँ पर सही है। आप देखेंगे यहाँ पर 1, 2, 4 और 5 कथन सही है। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। तीसरा कथन असत्य है, क्योंकि ये कानून जो लागू हुआ है वो 10 मार्च 1919 को लागू हुआ है। 10 मार्च 1919 को ये कानून प्रभाव में आया है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ पर पहला वाला कथन सही है, यानी केवल तीसरा वाला कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है आज आपका, अंग्रेजी शासन ने भारतीय राष्ट्रवादियों के हौसले को तोड़ने के लिए बहुत सारे अमानवीय और कठोर कानून बनाए। ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए राजद्रोह एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही है। पहला है, 1880 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमानेपन की मिसाल था। सेकंड, इसके मुताबिक
अगर कोई व्यक्ति ब्रिटिश भारत का विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार कर लिया जा सकता था। देखिए, अगर बात करें, आप सभी को पता है अंग्रेजों ने भारतीयों का जो प्रतिरोध था इसको कुचलने का लाख प्रयास किए, इसको कुचलने के लिए तमाम तरह के कानून बनाए, लेकिन फिर भी भारतीय राष्ट्रवादियों का या भारत के जो भी क्रांतिकारी थे उनके हौसले को दबा नहीं पाए हैं। तो इसी तरह का कानून और लाए थे पहले। ये कानून 1870 में आया था, 1870 में कानून आया था, ना कि 1880 में। तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा, यानी जो आपका राजद्रोह एक्ट बनाया गया था वो 1870 में बनाया गया था और ये अंग्रेजी शासन के मनमानेपन की मिसाल था। 1870 का जो राजद्रोह एक्ट है, इस एक्ट के अनुसार क्या था आपका, यानी कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहा है, आलोचना कर रहा है, तो उस पर मुकदमा चलाए बिना ही उसे ये गिरफ्तार कर सकते थे। तो सेकंड वाला कथन भी यहाँ पर सही है। यहाँ पर केवल सेकंड वाला कथन सही है, तो आंसर है बी, केवल सेकंड। बात करें आपका जो देशद्रोह या राजद्रोह जिसे हम बोलते हैं, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। देखिए, वर्तमान में आपका जो राजद्रोह है वो आईपीसी की धारा 124A के तहत इसे राजद्रोह माना गया है। यानी इसमें इसकी व्याख्या इस तरह से की गई है, भारतीय दंड संहिता में 124A के अनुसार इसकी व्याख्या में लिखा गया है कि यहाँ पर बोले गए या लिखे गए शब्दों या फिर संकेतों के द्वारा या फिर आप कोई दृश्य प्रस्तुति कर रहे हैं, इसके द्वारा आप जो भारत में विधि के द्वारा स्थापित सरकार के प्रति कोई प्रोपोगेंडा चला रहे हैं, यानी कोई घृणा वाला या अवमानना पैदा करने वाला या फिर प्रयत्न कर रहे हैं, इस तरह का समाज को बांटने का प्रयत्न कर रहे हैं, समाज को भड़काने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो आपको इसमें यानी लाइफ टाइम यहाँ पर आप जेल हो सकती है, यानी आजीवन कारावास हो सकती है, या फिर 3 वर्ष की कैद या फिर जुर्माना भी हो सकता है। ये अभी वर्तमान प्रावधान है, यानी ये अभी वर्तमान आपके यहाँ देशद्रोह का प्रावधान है और ये इंडियन पिनल कोड की धारा 124A के तहत ये रखा गया है। तो ये आप ध्यान रखना, यानी अभी वर्तमान स्थिति राजद्रोह की या देशद्रोह की क्या है, ये यहाँ पर है आपके सामने। तो यहाँ पर चौथे का जो है यहाँ पर बी वाला कथन सही है, तो यहाँ पर केवल सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 5 है आज आपका, वर्तमान भारतीय समाज में कानून की सर्वोच्च निर्मात्री संस्था संसद है। संसद की कानून निर्माण प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। पहला है, संसद समाज के विभिन्न समूहों के द्वारा किसी कानून के निर्माण को लेकर उठ रही मांग के प्रति संवेदनशील होती है। सेकंड, कानून निर्माण के प्रथम चरण में संसद के किसी भी सदन में सबसे पहले विधेयक लाया जाता है। थर्ड है आपका, दोनों सदनों से मंजूरी मिल जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा बिल पर हस्ताक्षर होने के बाद यह कानून का रूप ले लेता है। चौथा है, किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है, जिसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। देखिए, आप अभी आधुनिक भारत देख रहे हैं, वर्तमान भारत देख रहे हैं, और वर्तमान जो भारत आप है, इस भारत में जो नियम कानून है वो संविधान के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो संविधान ने यहाँ पर कानून बनाने की, कानून निर्माण की जो ताकत दी हुई है वो संसद को दी हुई है। तो हमारे देश में जो भी सर्वोच्च कानून बनता है उसकी निर्मात्री यहाँ पे संस्था, सर्वोच्च संस्था आपकी क्या है, संसद है। यहाँ पर संसद की कार्यवाही की बात हो रही है, संसद कानून कैसे बनाती है वो हमें पता करना है। देखिए, यहाँ पर आप सभी पता है, संसद में जो बैठे हुए व्यक्ति हैं वो समाज में, यानी कि आपके भारत के समाज में जो भी व्यक्ति रह रहे हैं उनके विरोध को, उनके प्रदर्शन को वो सब लोग झेलते हैं, जानते हैं कि भाई जनता ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, तो जनता की बात को हमें मानना भी पड़ेगा। तो कोई मुद्दा होता है जिसको लेकर जनता लामबंद होती है, जिसको लेकर जनता प्रदर्शन करती है, जिसको लेकर जनता जो है बार बार मांग करती है कि कानून बनाया जाना चाहिए, तो इस बात को यहाँ पर एमपी वगैरह है इसे संज्ञान में लेते हैं और संज्ञान में लेने के उपरांत ये लोग क्या करते हैं, यानी कि ये लोग फिर बिल तैयार करते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि संसद समाज के विभिन्न समूहों के द्वारा किसी कानून के निर्माण को लेकर उठ रही मांग के प्रति संवेदनशील होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप सभी को पता है, यानी कि हमारे यहाँ का लोकतंत्र जो है जवाबदेहिता मांगता है। यानी कि आप एमपी हमारे अगर बन गए हो और आप कर क्या रहे हो वहाँ पर, यानी हमारे समाज में अत्याचार बढ़ रहे हैं, इस तरह की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, या फिर कोई भी किसी भी चीज़ को, मुद्दे को लेकर कानून हो तो लोग डिमांड करते हैं, लोग अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं। तो उस आक्रोश के उपरांत ये लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर क्या होता है, पहले चरण में क्या होगा कि ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम के लिए हमें क्या कानून लाया जाना चाहिए। तो ऐसे करके उसका एक बिल तैयार करते हैं, ड्राफ्ट तैयार करते हैं, ये ड्राफ्ट है, प्रपोजल है इस कानून का, इसमें ये बिंदु हमने रखे हैं। तो ऐसे करके किसी भी यानी सदन में ला सकते हैं, राज्यसभा में भी ला सकते हैं, लोकसभा में भी ला सकते हैं। तो सबसे पहले इन्हें कोई भी सदन हो जिसमें लाए हों, वहाँ से पारित करवाना होता है, फिर दूसरे सदन से भी पारित करवाना होता है। तो यहाँ सेकंड वाला कदम तो सही है कि कानून निर्माण के प्रथम चरण में संसद किसी भी सदन में सबसे पहले विधेयक लाया जाता है। संसद के किसी भी सदन में सबसे पहले क्या लाया जाता है, विधेयक लाया जाता है। थर्ड है आपका, दोनों सदनों से मंजूरी मिल जाने के बाद ये कहाँ जाता है, ये राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के जब इस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो ये कानून का रूप ले लेता है। तो थर्ड कथन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। बहुत बार ये होता है कि
कोई कोई बिल ऐसा आ जाता है जिस पर लोकसभा तो मान लो सहमत है लेकिन राज्यसभा वाले सहमति नहीं है, और वो बिल इतना इंपॉर्टेंट है कि देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे लोगों के हित के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी उसको बिल को पास करवाना जरूरी है, कानून बनना जरूरी है। अब चूंकि राज्यसभा में बैठे हुए लोग जो हैं, या ये मान सकते हैं सरकार का बहुमत नहीं है, या फिर ये मान सकते हैं ये लोग सरकार के अगेंस्ट हैं, तो ऐसे में बिल पास करवाना ही करवाना है। तो फिर एक जॉइंट सिटिंग का भी प्रावधान है, यानी गतिरोध की स्थिति में हमारे यहाँ हमारे भारतीय संविधान में जॉइंट सिटिंग आर्टिकल 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है, और इसकी घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान देना, जो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, तो उस दौरान जो अध्यक्षता होती है वो उपराष्ट्रपति नहीं करता है, बल्कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो यहाँ पर अध्यक्षता करता है। इसका रीजन क्यों है कि उपराष्ट्रपति क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, इसलिए उपराष्ट्रपति यहाँ पर इसकी अध्यक्षता नहीं कर सकता है। यह अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को दिया गया है। लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो उसकी जगह उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष भी नहीं है तो यहाँ पर राज्यसभा का उपसभापति करेगा, लेकिन यहाँ पर राज्यसभा का सभापति जो कि उपराष्ट्रपति होता है वो यहाँ पर इसकी अध्यक्षता नहीं कर सकता है। ये आपके संविधान में वर्णित है। तो चौथा कथन गलत हो जाएगा, यानी इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा कथन सही है। ये पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर डी वाला कथन असत्य है, तो आंसर है केवल चौथा। क्वेश्चन नंबर 6 है आज आपका, महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए बनाए गए घरेलू हिंसा कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है यहाँ पर, जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य घर की किसी औरत के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है तो सामान्यतः इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। सेकंड, इस कानून के विषय क्षेत्र के अंतर्गत सिर्फ शारीरिक मारपीट को रखा गया है, भावनात्मक शोषण को नहीं। थर्ड है आपका, यह कानून सन 2005 में संसद से पारित हुआ और 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। डी है आपका, घरेलू हिंसा कानून 2005 में घरेलू शब्द को और अधिक व्यापक बना दिया। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती हैं या रह चुकी हैं। देखिए, आप सभी को पता है महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, इन अत्याचारों को लेकर तमाम समाजसेवी संगठनों ने, तमाम महिला संगठनों ने आवाज़ उठाई, और उस आवाज़ उठाने के उपरांत गवर्नमेंट को जो पहला पुराना वाला कानून था उसमें संशोधन करना पड़ा, उस कानून की जगह नया कानून लाना पड़ा ताकि महिलाओं को और ज़्यादा अधिकार मिले और महिलाओं के साथ अत्याचार, मारपीट वगैरह की घटनाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी आए। तो यहाँ पर पहला कथन आपका कहता है कि जब भी परिवार का कोई मान लीजिए पुरुष सदस्य, यानी कि ऑब्वियस सी बात है पति, और घर की औरत यानी पत्नी इसके साथ मारपीट करता है या चोट पहुंचाता है या मारपीट या चोट की धमकी देता है तो इसे घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाता है। पहला वाला कथन यह बिल्कुल सही है। दूसरे कथन की बात करें कि इस कानून के विषय क्षेत्र के अंतर्गत सिर्फ शारीरिक मारपीट को रखा गया है, भावनात्मक शोषण को नहीं। देखिए, आप लोग जानते होंगे भावनात्मक शोषण क्या है। भावनात्मक शोषण ये होता है कि मान लीजिए आपके यहाँ दहेज का प्रचलन है, तो आपने सुना होगा कि सासू माँ, ससुर जी या पतिदेव कहते हैं बाइक नहीं मिली मुझे, फलानी कार नहीं मिली मुझे, इतना कैश नहीं मिला मुझे। ये क्या है? भावनात्मक शोषण है ये। ठीक है, तो हमारे इस कानून के तहत, यानी इस कानून में शारीरिक मारपीट ही नहीं आती है बल्कि भावनात्मक शोषण भी आता है। आप किसी को इस तरह से उकसा रहे हो, कह रहे हो, मौखिक रूप से कह रहे हो कि अरे मुझे दहेज में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये भी उसका मेंटल हरेसमेंट है। तो ये भी यहाँ पर एक जो है गैर जमानती अपराध में आता है ये। तो यहाँ पर बी वाला कथन गलत हो जाएगा। इसमें लिखा है भावनात्मक शोषण को इसमें नहीं रखा गया है, नहीं, भावनात्मक शोषण भी इसमें ऐड किया गया है। सी है यहाँ पर, यह कानून सन 2005 में पारित हुआ और 2006 में ये लागू हुआ है। ये सी वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। घरेलू हिंसा जो कानून है इसमें घरेलू शब्द को और ज़्यादा यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया और ज़्यादा इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर घरेलू वाले में अब इसमें इसका दायरा बढ़ाकर यहाँ पर ऐसी औरतों को भी यहाँ पर इसका हिस्सा बना दिया गया है जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ कभी एक मकान में रहती हैं या फिर रह चुकी हैं। रह चुकी का मतलब क्या है? कई बार क्या होता है, औरतें लड़ झगड़ कर अपने पति से अलग चली जाती हैं, यानी इसी वजह से कि पति जो मारपीट कर रहा है। तो पहले वाले कानून में क्या था? पहले वाले में घर में रहते हुए ही आप जो है मांग कर सकते हैं, लेकिन दूसरे नए कानून में ये है कि अगर आप घर में नहीं रह रहे हैं, घर से बाहर भी रह रहे हैं, मान लीजिए लड़की जो अपनी मायके में आई हुई है और पति फ़ोन पर धमकी दे रहा है मैं आपको घर से बुला कर नहीं लाऊंगा, अपने घर में एंट्री नहीं करने दूंगा, अगर आप अपने माता पिता से इतना दहेज नहीं लेकर आए, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो भी उस पर अब व्यक्ति पर कार्रवाई होगी। ठीक है, यानी जरूरी नहीं है कि लड़की जो अपने ससुराल में ही हो और ससुराल में अत्याचार हो तभी लड़की जो न्यायालय में जा सकती है, ऐसा नहीं है। अगर लड़की अपने घर में भी है, यानी अपने मायके के घर में भी है और पति फ़ोन पर इस तरह की बातें कर रहा है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो भी लड़की यहाँ पर इस चीज़ को लेकर
शिकायत कर सकती है और इस कानून में उसको जो है सजा भी मिलेगी, उस संबंधित उस व्यक्ति को सजा भी यहाँ पर दी जाएगी। तो यहाँ पर डी वाला कथन भी सही है। यहाँ पर गलत जो है वो बी वाला कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर कि कई बार संसद ऐसा कानून पारित कर देती है जो अलोकप्रिय साबित होता है। ऐसे में नागरिकों के द्वारा की जाने वाली प्रतिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है, लोकतंत्र में नागरिक दमनकारी कानूनों की आलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। अगर कोई कानून संविधान में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन नहीं करता या संविधान में प्रदत्त नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो नागरिक इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। थर्ड है आपका, अगर अदालत को लगता है कि कोई कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह उसमें संशोधन कर सकती है मगर उसे रद्द नहीं कर सकती। देखिए, आप सभी को पता है कि कानून जो बनाए जाते हैं संसद बनाती है और संसद में किसी एक पार्टी की सरकार बहुमत में होती है तभी ये कानून बनते हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आप लोग जानते होंगे सभी की मनमर्जी तो हम पूरी कर नहीं सकते हैं, सभी का मन तो हम नहीं जानते कि हर व्यक्ति क्या चाह रहा है। तो कुछ कानून जो है कुछ व्यक्तियों को अच्छे लगते हैं तो कुछ व्यक्तियों को बुरे भी लगते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ कानून ऐसे होते हैं जो कि एक देश का मुद्दा बन जाते हैं, यानी एक देश में कई सारे लोगों की भावनाओं को आहत कर देते हैं तो लोग एक साथ उसके लिए लामबंद हो जाते हैं। तो ऐसे में जनता विरोध कैसे दर्ज करवाती है। यहाँ पर लोकतंत्र में नागरिक जो है दमनकारी कानूनों की आलोचना कर सकते हैं, इनके खिलाफ जनसभाएं करने का अधिकार है, अखबारों में आर्टिकल लेख लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में आप रिपोर्ट भेज सकते हैं, टीवी चैनलों के जरिए इंटरव्यू दे सकते हैं कि हमें ये बिल्कुल कानून पसंद नहीं है। तो यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, लोकतंत्र में आपको ये सारे अधिकार मिले हुए हैं। दूसरी बात यह है कि अगर कोई कानून संविधान में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन नहीं करता या संविधान में प्रदत्त नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो नागरिक इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। ये हकीकत बात है, यानी आप सभी को पता है, यानी कि ये केशवानंद भारती वाले मामले में ये बात तो स्पष्ट कर दी गई है कि जो मूल ढांचा संविधान का है उसको नहीं बदला जा सकता। ये बात आपने सुना होगा, बड़ा फेमस केस है 1973 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे चुका है सुप्रीम कोर्ट कि संविधान का जो मूल ढांचा है उसे आप नहीं बदल सकते हैं, संसद उस ढांचे को कभी नहीं बदल सकती है। केशवानंद भारती वाला केस दोबारा से आप पढ़ लेना, गूगल पे आप डालेंगे अच्छे से आ जाएगा वहाँ पर। तो आप इतना केवल यहाँ पर मतलब की बात समझ लीजिए, उसमें पहली सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर चुका है कि आप मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। और मूल ढांचा उसकी व्याख्या जो है अंतिम व्याख्याकर्ता कौन है यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट ही है। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई कानून सरकार ने कोई कानून जो है गवर्नमेंट ऐसा लेकर आई है जो कि संविधान में प्रक्रिया जो प्रोसीजर दिया हुआ है उस प्रोसीजर को पालन नहीं कर रहा है, उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहा है, या फिर इससे जो लोगों के अधिकार हैं खास करके मौलिक अधिकारों के भी जो महत्वपूर्ण खंड हैं उन खंडों का हनन हो रहा है, तो नागरिक जो है इसके खिलाफ किस में जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। तो सेकंड वाला कथन सही है। थर्ड कथन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, अगर अदालत को लगता है कि कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह उसमें संशोधन कर सकती है मगर उसे रद्द नहीं कर सकती। देखिए, हमारे यहाँ हमारी अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है कि मान लीजिए कोई कानून सरकार ने अपने मनमाने रवैये के लिए, अपने तानाशाही रवैये के लिए बनाया है और वो कानून जो है संविधान का पालन नहीं कर रहा है, यानी संविधान में निहित जो अधिकार हैं उनको हनन कर रहा है, तो ऐसे कानूनों को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है। और तमाम बार आप देखेंगे, इतिहास उठाकर भी देखेंगे, तमाम बार ऐसे कानून सुप्रीम कोर्ट ने रद्द भी किए हैं। यहाँ थर्ड वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ लिखा गया है कि इसमें संशोधन करवा सकता है केवल, लेकिन रद्द नहीं कर सकता। नहीं, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है अगर कोई कानून जो संविधान के विरुद्ध है उसको वो रद्द कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला दूसरा कथन सही है, तो आंसर है आपका ए, केवल 1 और 2। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।